एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इसी पॉडकास्ट के लिए मैं कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था, तो एक मेडिकल जर्नल में मैंने स्टैट पढ़ा, यहाँ हम लिंक कर देंगे उसे। नियरली 45% ऑफ विमेन ओवर एज 65, यानी कि अगर आपकी एज 65 से ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट 45% चांसेस है कि आपको थोड़ा सा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। यहाँ लिखा है नियरली 45% ऑफ विमेन ओवर एज 65 हैव सिम्टम्स while radiological evidence is found in 70% of those above 65. मतलब बेसिकली अगर आप भारतीय हो तो शायद जेनेटिकली हमारे घुटनों में कुछ ऐसी चीज़ है जो एज के साथ खराब होते जाती है। आप घुटनों के डॉक्टर हो, सच क्या है? सो अगर आप यूरोपियंस को देखें या अमेरिकन्स को देखें, वाइट पॉपुलेशन, कॉकेशियन पॉपुलेशन, उनको हिप का आर्थराइटिस और नी का आर्थराइटिस दोनों होता है। सो जब हम इंग्लैंड में थे तो हम हिप और नी रिप्लेसमेंट दोनों करते थे फॉर प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इंडियंस जेनेटिकली हिप के आर्थराइटिस से बचे हुए हैं, इज़ वेरी रेयर टू सी। नी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है एंड आई फील द एज इज़ डिक्रीजिंग। ये जो आप बोल रहे हो 70 ईयर्स के बाद, अब तो हम 40, 45, 50 ईयर्स में भी बहुत सीवियर आर्थराइटिस देखते हैं, और इसका पब्लिक एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। पहले समझाइए आर्थराइटिस होता क्या है? आर्थराइटिस बेसिकली एक वेयर एंड टेयर प्रोसेस होता है जॉइंट के अंदर। हर किसी के बॉडी में होगा ये? आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन है, बट आर्थराइटिस गाउट के कारण हो सकता है, फिर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जहाँ बच्चों में भी होता है और ओल्डर पीपल में भी होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली इंडिया में नी खराब होता है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हर एक जॉइंट अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि शोल्डर, एल्बो, हैंड्स, एंकल, नी, हिप, और सिस्टमिक इलनेस भी आती है। इट कैन अफेक्ट आइज, हार्ट मसल, इट कैन फॉर्म नोड्यूल्स। तो बहुत डेंजरस डिजीज़ है और इसका इलाज होता है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी खुद की बॉडी खुद को खाने लगती है, सेल्स बनाती है जो जाके डैमेज करते हैं आपके जॉइंट के लाइनिंग और कार्टिलेज। पर ये कितने लोगों को होता है? कम? और इसका परसेंटेज एग्जैक्टली पता नहीं, बट इट इज़ मच लेस। इट इज़ नॉट सो कॉमन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट इसको डिटेक्ट करना और ट्रीट करना ज़रूरी होता है ताकि ये बढ़े नहीं और परमानेंटली जॉइंट डैमेज ना हो। जब कोई कहता है कि मेरी मम्मी को आर्थराइटिस हो गया या ओल्ड एज की वजह से आर्थराइटिस हो गया, मोस्टली वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। इन जनरल हाँ। ओके, 90%? यस, एटलीस्ट। यस। तो एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है? सो बेसिकली एज के साथ जॉइंट के घिसावे के कारण, कार्टिलेज लॉस के कारण पेन, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी होती है, पैर टेढ़े हो जाते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हो कभी कभी ओल्ड पीपल चल के आते हैं तो साइडवेज स्वे करते हैं, उनकी लेग्स बो शेप हो गई है। सो ये कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है जो हम देखते हैं और ट्रीट करते हैं ओपीडी में। ओके, बेसिकली घिसाई की वजह से। यस, वेयर एंड टेयर एंड ऑल्सो पोस्ट ट्रोमैटिक। लाइक इफ़ यू, अगर आप देखते हो स्पोर्ट्स प्लेयर्स में जिनको लिगामेंट इंजरीज होती है वो इग्नोर करते हैं, या फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे कराटे, जूडो में, और फ्रैक्चर अगर जॉइंट के अंदर तक गया है और बराबर हील नहीं हुआ है, एग्जैक्टली एंड टू एंड हीलिंग नहीं हुई है, जॉइंट अनइवन हो गया है, तो इसको पोस्ट ट्रोमैटिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये भी हम देखते हैं यंग पीपल में। बट रेगुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम जनरली डिस्कस करते हैं वो एज के कारण होता है, बिकॉज इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन टू नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या आपको लगता है कि गांव में आर्थराइटिस कम होता है या ज़्यादा? गांव में भी आर्थराइटिस काफ़ी होता है, बट उनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज वो बहुत हार्ड काम करते हैं। सो बेसिकली आर्थराइटिस की अर्ली ट्रीटमेंट क्या है? अब जॉइंट के आजू बाजू की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप एक्सरसाइज सीखिए और वो एक्सरसाइज आप रोज करिए। देयर आर मेनी वेज टू स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड द जॉइंट। सो इन विलेजेस वर्क करते हैं, उनकी मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनकी प्रेजेंटेशन आर्थराइटिस है भी तो थोड़ी लेट होती है सिम्टम्स, बट होता है, उनमें भी आर्थराइटिस काफ़ी होता है। पर शहरों में शायद ज़्यादा होता है। शहरों में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। ओके, आर्थराइटिस औरतों में ज़्यादा क्यों है?
वो जेनेटिक्स है अगेन, औरतों में ज़्यादा होता है हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस। नो पर्टिकुलर रीजन? नो पर्टिकुलर रीज़न है। और एक अफवाह है कि अगर पेशेंट जाड़ा है तो उनमें आर्थराइटिस होता है। तो 50% 60% ऑफ माई पेशेंट्स आर नॉट ओवरवेट बट आर्थराइटिस है उनको, और नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं। बट एक टाइम आर्थराइटिस शुरू हो जाए फिर वेट लॉस ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप सीढ़ी चढ़ते उतरते हो 3 टाइम्स योर बॉडी वेट आपका जॉइंट के थ्रू जाता है। जब आप ज़मीन पे बैठ के उठते हो 3 गुना बॉडी वेट आपके नी से जाता है। तो अगर नी ऑलरेडी डैमेज हो रहा है तो प्रेशर चेंजेस के कारण और डैमेज होएगा। अगर आपका वेट 60 किलोज है और आप नीचे बैठ के उठते हैं तो नी पे अबाउट 3 टाइम्स कर लो वेट जाता है। स्टेयर क्लाइंबिंग डिसेंडिंग में भी ज़्यादा वेट जाता है। जब किसी को आर्थराइटिस हो जाता है तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? हर किसी को सर्जरी करनी पड़ती है? नहीं, सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। सर्जरीज में भी बहुत वैराइटीज़ होती है। तो पहले तो हम पेशेंट का एक्सरे करके डायग्नोस करते हैं कि कितना आर्थराइटिस है, एक्सरे पे विजिबल है नहीं है, कि क्लिनिकली पेन है पेटेलोफिमोरल या नी कैप का। फिर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हम चेक करते हैं यूरिक एसिड। नॉर्थ इंडियंस में पर्टिकुलरली यूरिक एसिड काफ़ी हाई होता है और वो जमा होता है नीडल शेप क्रिस्टल्स के जैसे जॉइंट के अंदर, और इन पेशेंट्स में आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ती है जल्दी। नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडियंस में ज़्यादा है, सिंधीज पंजाबीज में हम देखते हैं ज़्यादा होता है यूरिक एसिड लेवल। सो मैं तो हर एक पेशेंट का यूरिक एसिड चेक करता हूँ, अगर हाई है तो उसे लोअर करते हैं। जैसे औरतों में 5.2 5.3 तक ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो हम मेडिसिन देते हैं टू कंट्रोल इट या डाइटरी एडवाइस देते हैं। अगर बॉर्डर लाइन है तो डाइटरी एडवाइस से भी काम चल जाता है। मेल्स में नॉर्मल लेवल होती है 7। अगर पेशेंट आता है विद नी पेन और आप उन्हें फूड सप्लीमेंट्स दे रहे हो बट उनका यूरिक एसिड 10-11 है तो नी एनीवेज डैमेज होगा। तो यूरिक एसिड को इन मेल 7 से नीचे करना है। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि हील्स ज़्यादा नहीं डालना है तो प्लेटफॉर्म डालो, स्टिलेटोज मत डालो, ज़मीन पे ज़्यादा एक्सरसाइजेस ना करो, स्टेयर अवॉइड करो। एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, कई औरतें मिडिल एज वेट लॉस के लिए जिम नहीं जाना चाहती। सपोज वो 17th या 18th फ्लोर पे रह रही है तो रोज़ सुबह शाम वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर नीचे जाती हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन टू नी प्रॉब्लम, सूनर और लेटर आप आओगे नी पेन से। आप बाहर जाके चलिए 10 किलोमीटर, स्टेयर क्लाइंबिंग इतना मत करो, स्पेशली मिडिल एज वेमेन। सो ये सब चीज़ों का एजुकेशन देना पड़ता है उनको। ये डिग्रीज ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में समझाइए। तो बेसिक लॉजिक ये है कि पहले आप यूरिक एसिड लेवल्स चेक करते हो। पहले हम एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस सस्पेक्टेड है तो उसका टेस्ट करते हैं, यूरिक एसिड चेक करते हैं, फिर उनका फुट का पोजीशन देखते हैं, फ्लैट फीट है कि क्या है, फुट इंसोल से करेक्ट करते हैं। अगर मीडियल कंपार्टमेंट डिजीज़ है तो फुट में हम वेजेस दे सकते हैं जिससे वहाँ का प्रेशर कम हो जाए। सो काफ़ी चीज़ें करते हैं। दूसरा दिन वी सेंड देम टू फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, बॉडी में जहाँ भी आर्थराइटिस हो उसके आजू बाजू की मसल्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो बीमारी और इन्फ्लेमेशन वैसे ही कम हो जाता है। सो ये एक्सरसाइज दर्द है या नहीं है उनको रोज करनी है, नी एक्सरसाइज। क्योंकि मसल्स फिर लोड उठा लेते हैं जो जॉइंट उठाती। दे स्टेबलाइज द जॉइंट बेटर, अंदर कम तकलीफ होती है, कम इन्फ्लेमेशन होता है। बट पेशेंट्स अक्सर ठीक होने के बाद एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, फिर दर्द के साथ आते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, उनको री एजुकेट करते रहना पड़ता है, समझाते रहना पड़ता है। तो प्रॉब्ली इसे अवॉइड करने के लिए पेन होने से पहले ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। बट करेक्ट एक्सरसाइजेस, आई फील विदाउट कंसल्टिंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने पे अगर नी पेन हुआ तो यू शुड रन टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड क्लैरिफाई कि आप क्या कर रहे हो, कितने इंटेंसिटी से कर रहे हो, और इसका कोई ऑप्शन है, क्योंकि ये करने में मुझे पेन हो रहा है। सो वी गिव देम ऑप्शंस। हम ये नहीं कहते कि आप एक्सरसाइज करना बंद कर दो, हम एक्सरसाइज चेंज कर देते हैं। ओके। किसी को सर्जरी की ज़रूरत कब लगती है? सो हम पेशेंट्स को, जैसे कि मैंने पहले कहा, यूरिक एसिड है तो करेक्ट करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, वेट लॉस के लिए भेजते हैं। फिर हम पेशेंट्स को
फूड सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे पेन ख़त्म हो जाती है, एंड दे कैन कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम ऑल्सो, दे कैन ब्रेक दे के फिर घड़ी घड़ी ले सकते हैं। बट ये सब चीज़ों से आर्थराइटिस पे ब्रेक नहीं लगती, आर्थराइटिस फिर भी बढ़ती है। सो जब ये बेसिक ट्रीटमेंट से पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं होता है, ये पेशेंट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, फिर हम एक्सरे रिपीट करके देख रहे हैं कि बीमारी और बढ़, कभी कभी एक्सरे ठीक लगता है लेकिन पेशेंट बोलता है कि हमारा नी लॉक हो जाता है, मतलब अटक जाता है चलते चलते, या बैठ के उठते हो तो नी लॉक हो जाता है। सो मेनिस्कल टेयर, गद्दी होती है नी के अंदर, वो कभी फट जाती है, तो वो हमको देखना पड़ता है एमआरआई करके कि क्या हो रहा है। फटती कैसे है? सो मेनिस्कस होते हैं दो गद्दी नी के अंदर, एक मीडियल मेनिस्कस होता है, एक लैटरल मेनिस्कस होता है। ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है जो नी को कुशन करता है। आर्थराइटिस में क्या होता है, जैसे आपने देखा है जब लेडीज चल के आती हैं उनके लेग्स बो हो चुके हैं, तो उनके अंदर के साइड नी में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जब भी वो चलते हैं वो मेनिस्कस क्रश होते रहता है, और फिर वो थोड़ा भी गाड़ी से निकले सपोज आप, और पैर थोड़ा टेढ़ा पड़ गया, तो उनको लगता है कि कुछ हुआ है नी में, तो इसको डीजेनरेटिव मेनिस्कल टेयर कहते हैं। इसको यूजुअली हम ऑपरेशन नहीं करते अनलेस इट कीप्स ट्रबलिंग द पेशेंट। कई पेशेंट आके बोलते हैं कुछ करो कुछ करो, हम परसिवियर करते हैं, हम फूड सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, एक्वाथेरेपी देते हैं, और 3-4 महीने में नी क्वाइट हो जाता है। वेरे स्पोर्ट्स इंजरी में जो मेनिस्कल टेयर होता है अगर ग्रेड 3 है तो यूजुअली सर्जरी लगती है। सो ये बहुत डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। लेकिन कभी डिजेनरेटिव टेयर अगर नहीं सेटल होता, मैकेनिकल ब्लॉक करता है कि पेशेंट चल नहीं सकता, गिरने का डर लगता है, तब हम दूरबीन डाल के वो मेनिस्कस को ट्रिम कर देते हैं जो ब्लॉक कर रहा है मूवमेंट को, तो वो रेयर होता है। डिजेनरेटिव मेनिस्कल टेयर में यूजुअली सर्जरी नहीं लगती। सेकेंडली, जैसे जब पैर टेढ़ा होता है जिसे हम वारस डिफॉर्मिटी कहते हैं, जैसे आप देखते हो लेडीज आती है बो लेग्स हो जाती है, तो कभी कभी जो अंदर का कंपार्टमेंट है वो घिस घिस के बहुत पतला हो जाता है और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करती। सो ये यूजुअली 40-45 के बाद होता है। अर्ली भी होता है तो फिर हम यंग पेशेंट्स में हम ऑस्टियोटोमी एडवाइस करते हैं। हम पूरा फुल लेंथ एक्सरे लेते हैं पेशेंट का और एंगल्स मेजर करते हैं देखने को कि डिफॉर्मिटी कहाँ है, कौन सी बोन में है। अभी नी जॉइंट में तो थाई बोन भी आती है, लेग बोन भी आती है। तो यूजुअली आर्थराइटिस में लेग बोन में डिफॉर्मिटी होती है, लोअर बोन जिसे टिबिया कहते हैं। तो हम बोन को कट करके फिर से टांग को सीधा कर देते हैं ताकि प्रेशर जो अंदर के बाजू आ रहा था वो बाहर के बाजू चले जाए। तो इससे पेशेंट को और 10-12 साल लाइफ मिलती है, फिर वो आउटर कंपार्टमेंट भी खराब होता है। दोस्तों यही था आज का एपिसोड। जाकर डॉक्टर विवेक अलाबादिया को फॉलो कीजिए। एंड एज लिसनर्स ऑफ TRS मुझे ये बताइए कि ऐसे मेडिकल कॉन्वर्सेशंस आपको कैसे लगते हैं। ये मैं ऑनेस्टली बना रहा हूँ पेरेंट्स के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, जितने भी देश के मम्मी पापा है उनके लिए। एंड आप भी एक दिन मम्मी या पापा बनोगे, यू विल एज। एजिंग रिलेटेड इश्यूज से आने से पहले नॉलेज इकट्ठा करो। हम आपके फ्यूचर वर्जन के लिए इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, तो प्लीज़ कंटेंट सजेशंस दीजिए, फीडबैक को। ये वाले मेडिकल पॉडकास्ट कैसे लगते हैं, क्योंकि हमने एक बहुत गहरी, बहुत लंबी मेडिकल सीरीज़ अब बना ली है, क्योंकि हमने मेडिकल सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आप ही बताइए, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू सी इन द TRS मेडिकल सीरीज़? फीडबैक दीजिए, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड कीप लिसनिंग इन टू TRS.